हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं आपके एग्जाम बहुत करीब हो गए हैं। 17 तारीख से आपका एग्जाम है, पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन का। इसके बारे में आपको सबको जानकारी होगी। केमिस्ट्री का भी एग्जाम आपका लगा हुआ है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का डर है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम भले ही करीब आ चुका है, लेकिन आज हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के साथ, जिसका जिक्र बहुत समय पहले हो गया था, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें आज पड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज का सॉल्यूशन पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम वन शॉट आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि इस पूरे लेक्चर के दौरान, यानी ये जो आपकी एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज है ये क्या टॉपिक कंटेन करती है, ये बेहद जरूरी विषय है। तो जरा गौर से सुनिएगा, ये एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड कर रही है। एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के थ्रू एक आपको शॉर्ट रिवीजन चैप्टर का कराया जाएगा और एक माइंड मैप हम देंगे। और साथ ही साथ हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो बात ये है कि इस एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा सबसे मेन चैप्टर है, पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन सी लाइन से, कहां से, किस प्रकार से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई भी बच्चा ऐसा अगर इस वीडियो को देख रहा हो जो बहुत वीक है, अपने आप को केमिस्ट्री में वीक समझ रहा है या केमिस्ट्री उससे नहीं हो पाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए बेटा। एनसीईआरटी बुक में आप ओपन करके रखिए और जहां पर हम टिक कराते चल रहे हैं, जो चीज हम इंपॉर्टेंट बताते चल रहे हैं, उसको साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखते जाइए, जिससे कि वहां से बनने वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सके और अच्छे मार्क्स पा सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज का पहला लेक्चर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाया है, ये वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है। और इस वीडियो के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी हम देंगे कि इस सॉल्यूशन चैप्टर से कहां कहां से सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस जगह से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ हम उस लाइन को भी अंडरलाइन कराएंगे जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ये कंठस्थ सीरीज वन लाइनर है। और इस एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। जिनका रिवीजन कंप्लीटली हो चुका है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है उनके लिए भी ये सीरीज बहुत फायदेमंद है। तो ध्यान लगाइए, सुनिए और पढ़ने की कोशिश करिए। आइए इस सॉल्यूशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आपके पास प्रेजेंट टाइम पे अगर बेटा एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी बुक जरूर ओपन कर लें। अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, यूनिट 1 सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशन चैप्टर पर हम बातचीत करेंगे और हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कहां से एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए, क्लास 12th के एग्जाम को देने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी एनसीईआरटी रामबाण है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। हम अपने एनालिसिस के अनुसार बता सकते हैं कि लगभग 75 to 80% क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी से होते हैं। लगभग 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते वो भी एनसीईआरटी से हैं। बाहर से पैटर्न नहीं है पेपर का, जो कि हमारी बुक ही यही है और इसी बुक से ही हमारी सारी बातचीत होनी है। देखिए इस पूरे लेक्चर के दौरान सबसे पहली बात, हम सॉल्यूशन को एक क्विक रिवीजन कराएंगे, बहुत तेजी से सॉल्यूशन रिवाइज कराएंगे। फिर इस सॉल्यूशन में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको टिक करते चलेंगे और समझते चलेंगे। जरा देखिएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा, सॉल्यूशन होता क्या है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ऐसा आपने पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब एग्जाम में सॉल्यूशन डिफाइन करने को नहीं आएगा कि आप याद करिए डिफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आइए, इस पहले पेज पर आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। फर्स्ट पेज से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हाँ, एक छोटी सी बात, कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में पूछा जा सकता है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। यानी कभी अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, ये आपके पहले पेज के लास्ट लाइन में है। कहा यह गया कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट, यानी कि जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहली लाइन का एक पहला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कहां पर, केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन।
दूसरा क्वेश्चन बेटा देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने दिया गया। ये बाइनरी सॉल्यूशन के तमाम एग्जांपल्स हैं जहां पर हम गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं। एक छोटी सी बात समझिएगा कि हमने ये पढ़ा था कि फेज ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज डिफाइन द फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की फेज क्या होगी यह हमें इस बात से पता चलता है कि सॉल्वेंट की फेज क्या है। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन इस फेज ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, और वो तीनों पार्ट जरा देखिए। पहला पार्ट है गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट है लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड पार्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। जरा गौर से समझिएगा बेटा, गैसियस सॉल्यूशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्वेंट हमारा गैस है, लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है। अब देखिए, गैस को गैस में मिलाया, लिक्विड को गैस में मिलाया, सॉलिड को गैस में मिलाया, तो इसका मतलब गैस सॉल्वेंट लेकर के उसमें सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हम मिला सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वह हमारा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। महज सवाल इस बात पर आकर के खड़ा हुआ कि क्या सर इसे हमें याद करना होगा, क्या यहां से एनसीईआरटी का ये जो पोर्शन है ये सीबीएसई में क्वेश्चन बन सकता है? जी हां, बिल्कुल बन सकता है। और क्या बनेगा वो समझिएगा। इसमें कंपटीशन में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि कभी कभी सीबीएसई आपसे ये कॉमन एग्जांपल जो दिया गया है ना, ये पूछ ले कि गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का कॉमन कोई एग्जांपल दीजिए। तो इनके एग्जांपल्स को एक सरसरी नजर से आप जरूर देख लीजिएगा। ये एग्जांपल्स कभी कभी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कम चांस है पूछे जाने के, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ जरूर लीजिए। पहला क्वेश्चन व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा उसके कुछ एग्जांपल्स जरूर एक बार ध्यान में रखें। अब एग्जांपल्स के बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर हम बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखो बेटा मास परसेंट है ना। ध्यान से सुनना, हम बहुत जानदार तरीके से समझा रहे हैं जो चीज आपको, ये इसलिए आप इसी लेक्चर को केवल समझ लीजिए तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। जरा सुनिएगा, मास परसेंट क्वेश्चन आया ना, लेकिन बेटा बस इतना ध्यान रखना कि केवल हम जो इंपॉर्टेंट बताएं उसको टिक करके छोड़ मत देना। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं कि जो टिक करोगे उसे याद भी करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। तो बिना याद किए आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, उसको बिना पढ़े गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉर्ट आउट करके आपके सामने पेश करेंगे। मास परसेंट का फॉर्मूला याद करने से गाड़ी नहीं चले, क्योंकि मास परसेंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मास परसेंट से क्वेश्चन क्या आएगा कि मोलैरिटी, मोलैरिटी में मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट को यूज करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, नीचे देखिए मास परसेंट के बाद वॉल्यूम परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट के बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी। अच्छा, इतने टॉपिक हैं। तो सर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में इतने ढेर सारे टॉपिक हैं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट बेटा मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उस मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट का यूज किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहां पर डेंसिटी को यूज करके पूछा जाता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसे आप केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं, उसके एसआई यूनिट। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो किसी की डेंसिटी दे करके उसका वॉल्यूम निकालना होगा, फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में ले जाकर के प्लेस करना होगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मालूम होने चाहिए, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मास, यानी कि किसी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने की यह विधि आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप मोलैरिटी, मोलैलिटी का एक क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक सरल टॉपिक है। लेकिन अगर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करें तो उस पर क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और अलग से कोई मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का बचपना नहीं है बेटा कि वैसा क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इतना ग्राम, इतना एमएल, इतने एमएल में डिजॉल्व किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा मोलैरिटी पर बेस्ड या मोलैलिटी पर बेस्ड, फिक्स्ड क्वेश्चन है, आना ही आना है ना। या तो मोलैरिटी दे देगा, मोलैलिटी पूछ लेगा, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। या तो डेंसिटी यूज करके पूछ लेगा, या मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का यूज करके मोलैरिटी, मोलैलिटी पर क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आपको सख्त जरूरत है, आप वो जरूर करिएगा। देखिए आपके यहाँ ये सैंपल प्रॉब्लम, कितनी प्यारी सैंपल प्रॉब्लम, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई मास। ये देखो
बाई मास पूछा ना तो मास परसेंट का यूज कर लिया है, बाई वॉल्यूम लिख देगा तो वॉल्यूम परसेंट का यूज कर लिया। और एक खास बात यह है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ओपी टंडन पढ़ लियो, मॉडर्न एबीसी पढ़ लियो, कुछ भी आपने पढ़ लिया हो, XYZ कोई भी रेफरेंस पढ़ा हो, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी की नोट्स पढ़ लिए हो, बेटा चाहे लाख कुछ पढ़ लेना, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से कतराना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ोगे तो लफड़ा हो जाएगा एग्जाम में। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के बाद भी लोग 12th में फेल हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम है कि उनका सिलेबस कितना है। जैसे आप किसी बड़ी कोचिंग से आप जुड़े होंगे, वहां पर बहुत सारा कंटेंट पढ़ाया होगा, बेटा अब आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं देने जा रहे, उस कंटेंट को थोड़े समय के लिए लीव करके आप अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर पलट लीजिए और जो बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए, इसके बाद हमने कहा कि अगर मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और आपने क्वेश्चंस इसके पहले किए होंगे, क्योंकि हम आपको एकदम क्लियर सी बात बता दें कि अगर आप इस लेक्चर में सोचें कि मोलैलिटी के क्वेश्चन कराएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि मोलैलिटी पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप अभी भी बहुत कमजोर अपने आप को समझ पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, तो बेटा कुछ मत करना, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं 1.1, 1.2, 1.3 ये तीनों एग्जाम्पल लगा लीजिए। ये इंटेक्स क्वेश्चन जितने दिए गए हैं, अगर आपने यही इंटेक्स क्वेश्चन लगा लिए तो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये इंटेक्स क्वेश्चन खुद में ही बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़े हैं। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसलिए आप हमारी बात मान लीजिए। अगर अभी भी आपके पास वक्त है, पढ़िए, सीरियस हो जाइए, टेंशन लीजिए, ठीक है। और ये अगर कोई कह रहा हो कि बिना टेंशन लिए आपकी गाड़ी चल जाएगी, तो आप कोर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो ये सब्जेक्ट लेकर के अगर आप टेंशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आप मतलब समझिए पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है और अब आपको पढ़ने की जरूरत है। और टेंशन लीजिए, प्रेशर लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि डिप्रेशन में जाना था तो पहले ही चले गए होते। अब वक्त डिप्रेशन में जाने का नहीं है, अब पढ़ने का वक्त है, तो कोशिश करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। और डिप्रेशन पे जाने पर कोई उबारने वाला भी तुम्हें नहीं है, क्योंकि अब वक्त केवल पढ़ने का बचा है। पढ़ाई पर फोकस बनाए रखिए, जो बात हम बता रहे हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन केवल इंपॉर्टेंट टिक मत करना इस लेक्चर को देख करके, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको लर्न भी करना है, याद भी करना है, पढ़ना समझना ये सब आपकी जिम्मेदारी है। बस ये लेक्चर आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि इसके अलावा मत पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़िए, जो एनसीईआरटी में है बस उतना पढ़िए। आइए अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। देखिए, पहला टॉपिक सॉल्यूशन था, दूसरा बाइनरी सॉल्यूशन, तीसरा कंसंट्रेशन, फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे हम पढ़ते थे ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। लिखने का एग्जाम में नहीं आएगा डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी ना, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन नहीं करने को आएगा। सॉल्युबिलिटी हमारे सिलेबस में जो है वो दो तरह की है, एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में है और एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में है। जैसा कि हमने इसके पहले भी लेक्चर्स में पढ़ाया था कि अगर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, गैस, हमने कहा था किसी लिक्विड में अगर सॉलिड को मिलाएं, किसी गैस में, किसी लिक्विड में अगर सॉलिड को मिलाएं तो वो कैसे मिक्सिंग होगी। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आता है। और दूसरा है गैस इन लिक्विड, अगर किसी गैस को लिक्विड में मिलाते हो तो उस समय टेम्परेचर प्रेशर का क्या कैसे इफेक्ट होगा, ये भी एक बड़ा प्यारा सवाल है। आइए उस लाइन पर हम आपको लिवा चलते हैं जहां पर ये बात लिखी गई है। आप ये देख पा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये लिखा गया। तो यहां पर ये बताया गया है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी केस में कहा गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वह टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार होने चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी से इस क्वेश्चन के पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की ये जो दोनों 4-5 दो पैराग्राफ लिखी गए हैं, इसको जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि किसी गैस में अगर किसी लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो बिना प्रेशर के कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। यानी जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएगी। यहीं से एक नए लॉ का जन्म हुआ जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं, यानी कि यहीं से एक नया टॉपिक आया जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं। अब हम हेनरी लॉ की तरफ भी मूव करेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है जरा यहां देखना, यहां पर
पर हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिखा गया है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। सॉलिबिलिटी से एक क्वेश्चन बना था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, वहां से एक ही क्वेश्चन पॉसिबल है बेटा। जब आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो उसी में एक आता है हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट या हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तय है आना। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। यानी कहा यह गया कि जो लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसके द्वारा कितना प्रेशर उस लिक्विड पर लगाया जा रहा है, यही हेनरी लॉ का स्टेटमेंट था। तो ये स्टेटमेंट एज सच जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऐसे ही आपको याद करना है। अपनी लैंग्वेज में किसी के स्टेटमेंट को नहीं लिखा जाता। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट हेनरी लॉ, तो आपको ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट आपको ये कैसे लिखना है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसी स्टेटमेंट को दूसरे फेज में यहां पर समझाया गया है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये हेनरी लॉ के बाद उसका एक्सप्रेशन है। तो आप ये भी याद रखें कि मान लीजिए अगर एग्जाम में हेनरी लॉ लिखने को आता है तो हेनरी लॉ का वो स्टेटमेंट लिखकर P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स लिख देंगे, ये आपके लिए फायदेमंद है। अब जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में जो इस लेक्चर को देख रहा है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आप हेनरी लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लगा लीजिए, ठीक है। हेनरी लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लगा लीजिए। और जो बच्चा अभी अपने आप को उतना प्रिपेयर नहीं समझ पा रहा है उससे हेनरी लॉ का क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो वो हेनरी लॉ में कूदे नहीं, वो स्टेटमेंट याद करे या एक्सप्रेशन याद करे, बस छोड़ दे। अगर बाय द वे हेनरी लॉ का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं होगा, ये अभी से आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हेनरी लॉ का क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए आप केवल, अगर आप वीक है, अभी आप पढ़ाई को शुरुआत में लाए हैं, तो बेटा केवल हेनरी लॉ का स्टेटमेंट याद करिए, एक्सप्रेशन याद करिए, ठीक है। ग्राफ पर मत जाना, ग्राफ से आपका बहुत लेना देना नहीं। ये तो क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या है, ये सैंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम अगर नहीं याद होती है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कर नहीं पाते हैं तो याद कर डालिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि सैंपल प्रॉब्लम से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में सैंपल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चाहे बच्चा अच्छा हो, चाहे बच्चा खराब हो, चाहे अभी शुरुआत कर रहा हो, ये क्वेश्चन हर किसी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा गया हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। बेटा हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। आप ये स्टेटमेंट, जो ये 2 एप्लीकेशन लिखे गए हैं, 3 एप्लीकेशन है, एक आगे है हायर एल्टीट्यूड वाला, ये तीनों एप्लीकेशन आप याद कर लीजिए। कहा गया कि सोडा वाटर्स में यानी बॉटल्स में हम गैस फिल करते हैं, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। स्कूबा डाइवर्स के बारे में आपको एक एग्जांपल था। और दूसरा, हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो हम सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम होती है। अब हमने कहा कि ये जो पूरा पोर्शन, 3 यहां पर कंडीशन दी गई है, ये तीनों आप याद कर डालिए, क्योंकि हेनरी लॉ का एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आएगा। हेनरी लॉ से बनने वाला सिर्फ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो या तो स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, या तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन आएगा, या फिर अगर लेवल थोड़ा सा एग्जामिनर ने बढ़ाया तो हेनरी लॉ से फिर सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। ज्यादातर संभावनाएं, अगर 90 से 95% संभावना है कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाए। वो तीनों एप्लीकेशन, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट लिखे गए हैं, इसको पढ़ डालिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने इसके पहले बता दिया कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर कैसे पड़ता है। तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट वही याद करिए जो हमने अभी आपको बताया। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। इंटेक्स का क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन इसके पहले बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। वेपर प्रेशर पर एक बात आप ध्यान रखिए, वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही वेपर प्रेशर कहलाता है। हमने इसमें पढ़ाया था राउल्ट्स लॉ की बात हम करते हैं। राउल्ट्स लॉ हमेशा वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर हमें वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन दे दिया जाए तो उस केस में हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं। तो राउल्ट्स लॉ जो होता है वो, उसका स्टेटमेंट ये है। राउल्ट्स लॉ डायरेक्टली भी आ सकता है, स्टेट राउल्ट्स लॉ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution।
यानी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट राउल्ट्स लॉ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद राउल्ट्स लॉ का ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये लास्ट वाला आप यहां तक का यूज कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ में एक्सप्रेशन लिखने के लिए। हमने सब ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ है बेटा, ये आज इसलिए क्लास है क्योंकि आपको केवल हम इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि क्या हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, क्या बिल्कुल इंपॉर्टेंट हर टॉपिक में है। ठीक है, आप क्या सोच रहे थे कि ये मजाक सब्जेक्ट थोड़ा ना है, इसको जब आप कंसीडर किए थे तभी आपको समझ जाना चाहिए था किस लिए ले रहे हो, किसे पढ़ना पड़ेगा। तो राउल्ट्स लॉ में एक तो आप याद रखिए कि स्टेट राउल्ट्स लॉ, दूसरा उसका एक्सप्रेशन, क्योंकि राउल्ट्स लॉ स्टेटमेंट अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया और एक्सप्रेशन सही है तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और आगे आइए, हाँ दूसरा एक क्वेश्चन ये है आपका, ये बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। ये देखो P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल, P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। ये राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज है। देखिए वेपर फेज लिखा है ना, राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर फेज, प्रेशर नहीं, राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज के ये दो फॉर्मूले हैं। ये एग्जाम में बोर्ड के आ चुके हैं और ये डायरेक्ट नहीं आए हैं, इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया था, शायद वो न्यूमेरिकल नीचे ही होगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज एक बार आ चुका है, इसलिए राउल्ट्स लॉ को हल्के में ना लें। राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज और राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। पहला क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ से, स्टेट्स राउल्ट्स लॉ एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है वो राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स है। वोलेटाइल क्या होता है, जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन आया वेपर प्रेशर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है ये वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम जैसे एक छोटा सा अपने दिमाग में आप मेंटालिटी सेट करके रखिए कि वेपर प्रेशर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। बेटा वेपर प्रेशर से क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आप सॉलिड को मिलाते हैं, हमने एग्जांपल दिया था कि अगर आप सॉलिड को मिलाते हैं और सॉल्यूट जो आपने मिलाया वह वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी जो वेपर्स प्रेशर लगा रही हैं अपनी आउटर सरफेस पर वही वेपर प्रेशर है। अगर आपने उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस लिया तो कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होने, अगर नॉन वोलेटाइल लिया तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देनी पड़ेगी। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, चाय बना रहे हो, अगर उसमें देखिए चाय पत्ती जैसे ही डालते हैं तो बड़ी तेजी से चाय ऊपर की तरफ आती है ना, और अगर आप उसमें चीनी डाल दें तो चाय एकदम अस्थाई हो जाती है, वुलवे नहीं करती कुछ समय तक, क्योंकि आपने शुगर जो मिलाया उसका वो नॉन वोलेटाइल हो गया, वो वेपर्स में देर में कन्वर्ट होगा, इसलिए हमें ज्यादा हीट करने की जरूरत है। बस ये एग्जांपल याद रखिए, वेपर प्रेशर आपका एकदम बढ़िया चलेगा। वेपर प्रेशर से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा इसको समझना, क्योंकि आपका ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है और इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी पिछली साल ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो 3 नंबर का जब ये क्वेश्चन आया था तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये कैसे पूछा गया था। पहले तो डिफरेंशिएट करते समय आप लिखेंगे कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल है, जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करता वो नॉन आइडियल है ना। अब कहा गया कि उसके बाद फिर आपने इंथैल्पी मिक्सिंग वाला डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और उसमें 0 नहीं होता, फिर डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल में 0 है, नॉन आइडियल में नहीं होता। एक और इसमें बड़ी छोटी सी बात है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपने आप में कुछ खास होती है, इसीलिए एनसीईआरटी को नजरअंदाज करने की जो कोशिश करता है वो एग्जाम में झेल जाता है। ये देखिए कहा गया इन प्योर कंपोनेंट द इंटरेक्टिव मॉलिक्यूल अट्रैक्शन AABB, ठीक है, AB के अगर बराबर है, AA का जो इंटरेक्शन है और BB का जो इंटरेक्शन है, अगर वो AB के इंटरेक्शन के बराबर है तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। इसी के बेसिस पर हम बात करते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना कि आप कम से कम एक एग्जाम्पल तो जरूर याद रख ले। सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बेंजीन, टोल्यूइन ये भी आइडियल का।
तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर याद रखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा, आप देखिए अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम मूव करते हैं तो हमने कहा था कि ए और बी ए बी के बराबर नहीं है। तो अगर ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ना ए के बराबर है ना बी के बराबर है, तो ऐसी केस में क्या होगा, वो नॉन आइडियल होगा। और नॉन आइडियल से ही दो चीजों का जन्म हुआ, जिसे आप पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है और निगेटिव क्या है। यहां पर लिखा गया वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन ऑफ प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। अगर हायर होता है तो पॉजिटिव और अगर लोअर होता है तो नेगेटिव, ये आपको यहां ध्यान रखना है। और आइडियल नॉन आइडियल की इस दशा में हम आगे की तरफ फिर बढ़े। यहां पर एक बात और है कि ये देखिए इस वाली लाइन पे, इस इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यहां पर एक बात और बताई गई कि इनका जो एग्जाम्पल है वह फिनॉल और एनिलीन, ये इसका एग्जाम्पल बताया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये फिनॉल एंड एनिलीन, इन दिस केस द इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉलिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो एक दो लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे चलेंगे और देखेंगे और कहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एजियोट्रॉप्स में जहां लिक्विड और गैसियस फॉर्म दोनों मिक्स होते हैं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये टॉपिक है। तो मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग कब होता है, पॉजिटिव में कब होता है और निगेटिव में कौन होता है, और इसके साथ इसका एक फ्लो चार्ट रेडी कर लीजिए। तो आपके सारे टॉपिक्स उसी में, जैसे डेविएशन का एक चार्ट बनाइए उसी में एजियोट्रॉप का भी चार्ट हो जाएगा। और इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी ध्यान रखना होगा, ये बात आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखें 1.8 क्वेश्चन ये बोर्ड ने पूछ लिया। एग्जाम्पल 1.8 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन अभी जो हम कह रहे थे ना कि राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेस, उसी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड ने पूछ लिया। तो बोर्ड ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो लोगों ने किया भी, नहीं भी किया, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें 1.8 वाला। उसके बाद बेटा एक पार्ट आपका जो सॉल्यूशन का है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट की बात हम खत्म कर रहे हैं। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यार टॉपिक से, हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। हाँ, लेकिन अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी की वो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। आप आइए अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है ना बेटा। तो वही प्रॉपर्टी में हम बातचीत करते हैं। देखिए हमने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आया। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपसे ये नहीं कहेगा एग्जामिनर की एक्सप्रेशन लिखिए या प्रूफ करके देखे, ना ना ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अब यहां से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का केस है जहां से न्यूमेरिकल बनने की 100% संभावना है। यहां से किसी प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। हर हाल में, चाहे अच्छा बच्चा हो, चाहे अभी बच्चा तैयारी के शुरुआती दौर में हो, उसे यहां पर न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा। अगर अच्छा बच्चा है तो वो न्यूमेरिकल बहुत लगाया होगा, और अगर किसी बच्चे ने भी शुरुआत की है तो उससे अनुरोध है कि वो सैंपल प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व कर ले और इंटेक्स क्वेश्चन लगा ले। उसकी गाड़ी ठीक ठाक चल जाएगी और उसे कमांड भी हो जाएगा चैप्टर पर। इधर देखिए पहले टॉपिक पे आते हैं, यानी कि पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2। N1 को हमने नेग्लिजिबल किया, सॉरी N2 को नेग्लिजिबल किया, तो N1 प्लस N2 की जगह पर N1 पुट कर दिया। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमें फॉर्मूला मिल गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट है, P1 क्या है, सॉल्यूशन है। W2 हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। M1 और W1 हमारा सॉल्वेंट का वेट और मोलर मास की, मास और मोलर मास की बात है।
अब जरा समझिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल 1.6 बड़ा प्यारा शानदार सवाल है। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 1.6 क्वेश्चन है, अब हर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन लगाना होगा। ये क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल है, हमने इसको ऑनलाइन में कई बार पढ़ाया भी है, और आप देखेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर का जो लेक्चर हमने इसके पहले शुरुआती दौर में डाला था अप्रैल मंथ में, उस लेक्चर में ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में समझाई भी हुई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सॉल्यूशन के उस लेक्चर तक जरूर मूव कर जाएं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी कैसे। जैसे अगर आपको सॉल्वेंट दे दिया जाए, सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी, लेकिन अगर उसमें आप शुगर डाल देते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन सुगरी हो गया, विस्कस हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो जो शुरू में सॉल्वेंट है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखते हैं, टीबी नॉट। जो सॉल्यूशन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, टीबी। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टीबी या टीबी माइनस टीबी नॉट। तो कहेंगे कि टीबी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट करते हैं, और हम देखते हैं कि ये क्यों हुआ, जो आपने ऐड किया उसी वजह से तो चेंज आया। तो डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैलिटी के, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम करते हैं। केबी क्या हो गया, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, एम क्या है, मोलैलिटी है। डेल्टा टीबी के बारे में आप भली भांति जानते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं और अगली बात आपसे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है, ये देखिए, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अगर हमें डेल्टा टीबी निकालना है या M2 निकालना, कुछ भी निकालना है, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 1.7 है, इसी के नीचे हमारे पास एग्जाम्पल 1.8 है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप इसे जरूर लगाइए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक सॉल्वेंट लिया तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी उसे TF नॉट कहेंगे। सॉल्वेंट से आपने उसमें सॉल्यूट मिला दिया, तो पहले अगर वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था तो -10 पे फ्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई ना, निगेटिव में चले गए तो घट गई ना। तो डेल्टा TF निकालोगे तो क्या आएगा, TF नॉट माइनस TF आ जाएगा। क्या आएगा, TF नॉट माइनस TF। और डेल्टा TF किस पर डिपेंड किया, मोलैलिटी पर, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, स्मॉल m। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m, और KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, m मोलैलिटी हो गई। मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे, और दूसरों को भी ये बताएंगे कि द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ के आएंगे। ये देखिए, आगे चलिए, प्रचार आ गया था बीच में। 1.9 ये क्वेश्चन आपको मिल गया, इस 1.9 को आप सॉल्व करें, 1.10 को सॉल्व करें। फिर आते हैं ऑस्मोसिस में। सैंपल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करें, बाकी कुछ करें चाहे ना, सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर आपको कमांड आएगी। बहुत टफ क्वेश्चन पे अब इस वक्त जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस में आते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा टॉपिक है। किसी बच्चे को लगता है कि ऑस्मोसिस पर हम कैसे कमांड बनाएं, कैसे क्या करें। ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने पढ़ा था कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन या हायर से लोअर कंसंट्रेशन, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। बहुत सारे लोग इसमें क्या होता है वो घबरा जाते हैं, कहाँ से कैसे लिखे। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं कॉपी करेक्शन में देखा कि मतलब अगर 1600 कॉपी चेक हुई होगी बेटा, तो उसमें से केवल 100 लोगों ने सही लिखा होगा ये ऑस्मोसिस। और टर्म क्या था, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस। क्या गलती क्या हुई कि लोगों को ये प्रॉब्लम है कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन है या हायर से लोअर कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट है, इसी में बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब कहा यह गया कि जैसे आप यहां पर देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा सॉल्वेंट है। अगर इस दौरान हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि ऑस्मोसिस जो हो रहा है, तो इसमें बताया गया कि the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to solution. This process of flow of the solvent is known as solution, osmosis। कहा गया प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, यानी कि अगर हम यहां से आपको समझाएं तो हम ये पढ़ते हैं प्योर सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूशन ये है। तो प्योर सॉल्वेंट से अगर सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
ध्यान से समझिएगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। किसी के ध्यान में आया कि सर हायर लोअर में क्या, इधर कंसंट्रेशन और इधर कंसंट्रेशन, आप हायर लोअर में कंफ्यूज मत होइए, जाए तेल लेने, तुम केवल बेटा ये ध्यान रखो कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑस्मोसिस है। और अगर इधर से ये इधर जा रहा है तो ऑस्मोसिस है। इधर हमने प्रेशर लगा दिया तो इसका इधर जाना बंद हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना बंद हो गया, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। द प्रेशर exerted on solution side to stop the osmosis is known as osmotic pressure. It is denoted by pi. इसका मतलब वह प्रेशर जो हमने इधर लगाया, किधर, सॉल्यूशन साइड में, जिससे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन साइड में जाना बंद हो गया, वह फिनोमिना क्या कहलाएगा, वह प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और अगर आपने इधर प्रेशर एक्सेस लगा दिया तो इधर के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल जो सॉल्यूशन साइड में है, वह मूव करके सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में आने लगेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी जब आप पाई से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, जितना प्रेशर लगाने से इसका मूवमेंट रुक गया, उससे ज्यादा अगर प्रेशर लगा देंगे तो इधर के पार्टिकल्स का इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन से निकल करके प्योर सॉल्वेंट साइड में जाने लगेंगे। उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस या फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, सी कंसंट्रेशन, और पाई क्या हो गया, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कंसंट्रेशन कह सकते हो या इसे मोलरिटी भी कह सकते हो। अब आप मोलरिटी यहाँ एक में है, बाकी सब में मोलरिटी थी, इसका भी हमें ध्यान रखना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। एक और बड़ी प्यारी बात है, तो बायो का थोड़ा सा टर्म्स मिलता जुलता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हम ही लोगों को। पहला क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत रेयर केस में क्वेश्चंस आए, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा। क्वेश्चन अभी तक देखो, ऑस्मोसिस आया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ चुका है, रिवर्स ऑस्मोसिस की भी नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल जैसे ये दिया गया था। एक आधा बार क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक से आप क्या समझते हैं, है ना। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, तो थोड़ा सा आपको देख लेना कि अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोई दो सॉल्यूशन ऐसे दे दिए जाए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसे कहेंगे। ठीक है, पहली लाइन यहां हो गई। अब एक आया हाइपरटोनिक, कहा गया सोडियम क्लोराइड, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड दे वुड श्रिंक, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। जैसे अगर मान लो सेल्स से वाटर बाहर निकल जाता और सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसी केस में हम उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। उसका जस्ट उल्टा हो जाए, अगर हम कहते हैं इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, द सॉल्यूशन इज सेट टू हाइपोटोनिक। इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल्स इफ प्लेट। देखो इसमें क्या है, वो जो आपने सुना मुनक्का वाला केस पढ़े थे, मुनक्का चना वाला सुने होंगे, सुबह चना भिगो दो फिर चना फूल जाता है तो उस अंकुरित चना को खाओ तो ताकतवर हो जाएंगे, वही हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का मतलब वही है। ठीक है, एक बार इसको रीड करिएगा। ठीक है, आइसोटोनिक हमने बताया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस हमने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस हमने समझा दिया है। हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा, एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कभी अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, ये प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, इसका मतलब क्या है, ये सिंबल किस चीज का है, यह रिवर्स ऑस्मोसिस का सिंबल है। अगर जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं किधर, सॉल्यूशन साइड में, अगर वह ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो ये ऐसा कहीं अगर लिखा मिले, ये एमसीक्यू क्वेश्चन से एग्जामिनर बना देता कभी कभी, तो प्रेशर अगर पाई से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर बार, जैसे ये सॉल्ट वाटर है ना, सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी है, हमने यहां से पिस्टन लगाया। अब पिस्टन
पहले तो पाई लगा होगा जिससे कि इधर वाला इधर ना आए। अब आप इतना ज्यादा प्रेशर लगा दीजिए कि इधर वाला निकल करके इधर जाने लग जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं मतलब कि उसे हम कहते हैं ये रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी आप कंसीडर कर सकते हो, कभी किसी को जलेबी बनाते देखे हो तो कपड़ा लिए रहते हैं, उसमें मैदा डाल देते हैं, अब मैदे पर वो प्रेशर देते हैं, है ना, मैदे पर इतना प्रेशर देते हैं कि मैदा एक बार निकलने लग जाता है ना। एक बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मैदे पर इतना प्रेशर देते हैं कि बस वो जस्ट निकलने वाला होता है, और एक बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर मैदे में हाथ से कस के दबाए नहीं उसको, जो कपड़ा होता है ऐसे ढीला करके छोड़ दो, तेल उसमें घुस जाएगा, है ना। तो वही तीनों बात यहाँ पर भी समझाई जाए, अब जितना अच्छा आप समझ पाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, आप सारे इंटेक्स क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल जो नॉर्मल से हट करके हो, यानी जो नॉर्मल होती है कंडीशन अगर उससे कुछ हट करके है तो उसे हम एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। उससे बहुत कोई कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आएगा कि डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। या अगर आ भी जाता है तो कोई भी ऐसा मोलर मास, देखिए सच अ मोलर मास that is either lower or higher than the expected or normal value, यानी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा या कम हो जाए तो उसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। एक खास बात, वैसे भी जैसे आदमी किसी को अगर कह दो तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तो उसको बुरा लग जाता है। अगर उसको ये कह दो तुम्हारी कंडीशंस कुछ एबनॉर्मल हो रही हैं, यानी कि आप नॉर्मल कंडीशन से अगर परे जाएंगे तो एबनॉर्मल, इसका मतलब अगर कोई नॉर्मल से अच्छा भी हो जाएगा तो भी वो एबनॉर्मल कहलाएगा, खराब हो जाएगा तो भी एबनॉर्मल कहलाएगा, तो यही एबनॉर्मल है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें एक बहुत बड़ी जो विपदा लोगों को आती है और जहां से क्वेश्चंस आता है वो नया टॉपिक आपके सामने, वांट्स ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। बेटा इसको हम डिफाइन करने के लिए नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास। अच्छा, एक खास बात यह है कि ये फॉर्मूला हमें बहुत कम यूज में है, कहीं भी नहीं यूज आया, एक तरह से देखा जाए। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये बहुत यूज आया, सेकंड वाले का भी यूज है लेकिन हम उसको लगाते हुए दिखाई नहीं देते। थर्ड वाला फॉर्मूला हमने खूब लगाया, जिसमें हमने कहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, और हमने यहां पर एक कंप्लीट डिसोसिएशन पढ़ा था, एक पार्शियल डिसोसिएशन पढ़ा था। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जैसे NaCl है, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो हम Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ देते हैं, तो वहां 1 + 1 2 मोल हो गया, NaCl 1 है तो 2/1 हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, किसी का भी आप आसानी से वांट्स ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को लगाकर हमने ये बनाया, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू IN2 अपान N1, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKB इंटू एम, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू एम, पाई इज इक्वल टू ICRT। सी मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आई लगा हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में कंप्लीट डिसोसिएशन या पार्शियल डिसोसिएशन जैसे टर्म्स दिए जाएं या आई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप इन फॉर्मूले को यूज करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आई की वैल्यू नहीं दी है तो महज बात अलग की है, ठीक है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करके उसमें पुट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, वांट्स ऑफ फैक्टर देखिए, जैसे NaCl है, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो 2 आएगा, KCl है तो K प्लस प्लस Cl माइनस तो 1 1, 1 मोल K प्लस 1 मोल Cl माइनस तो 2/1, तो कितना हो गया 2 आ जाए। तो ऐसे K2SO4 है, इसको ब्रेक करोगे 2K प्लस और SO4 2 माइनस, तो 2 आगे लगा है, 1 पीछे लगा है, तो 2 1 3, तो 3/1 यानी 3/1 यानी कितना आया 3। तो ऐसे करके पढ़े। और देखो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं, पार्शियल डिसोसिएशन है तो उससे कम देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज होगी, अलग अलग मोलैरिटी पर वेरी करता है। ये जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उसको ध्यान में रखना है और उसको भी हमें सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमें लगता है कि हम मतलब कि इसको ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और एक ख़ास बात कि अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि कैसे हो पाएगा, बड़ा समस्या है, तो समस्या तो है ही बेटा, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब हो जाएगा, लेकिन ये है कि तुम चिंता करो। क्वेश्चन नंबर 1.40 और 1.41,
ये दोनों क्वेश्चन वांट्स ऑफ फैक्टर के हैं और क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप जरूर लगाएं, क्योंकि आपके बुक में डायरेक्ट वांट्स ऑफ फैक्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसके एग्जांपल्स नहीं मिल रहे होंगे, तो आप ये 40 नंबर और 41 क्वेश्चन भी एक बार जरूर लगा लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को आपके पास समय है तो आप एक दफा रैंडमली एक्सरसाइज को रीड जरूर कर लें, ये एक्सरसाइज भी आपके लिए खास है। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी इस लेक्चर के दौरान जो भी बातें हमने बताई हैं वो समझ में आ रही होगी। तो ये जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी की कंठस्थ सीरीज का ये पहला लेक्चर आपके सामने आज की इस क्लास में पेश किया गया। लगभग 40-45 मिनट की इस क्लास में हमने आपको वो सारी चीजें बता दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आप तब तक ये लेक्चर पूरी तरह से रेडी करके रखेंगे। पक्का? तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में। बस केवल ध्यान इस बात का रखना है कि बेटा जो इंपॉर्टेंट बताया है कि यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, केवल ऐसे ऐसे बनेंगे ही नहीं, उसको बनाइए, उसको लगाइए, उसको सॉल्व करिए, सोचिए, विचार करिए, पढ़िए। पढ़ना जरूरी है, एग्जाम देना अब आपकी मजबूरी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।